Right, बच्चों. So let's now go on with May June 20 variant 42. If it's handily available here somewhere, तो I'll just use here. Otherwise मैं डाउनलोड कर लेता हूँ because I don't think I've made हाँ है मेरे पास actually. तो yes, this is the paper. एक जल्दी से आपको नज़र मरवा रहा हूँ ऑन सेक्शन बी. उसमें से हम अपने क्वेश्चन ज़रा चूज करते हैं. यूज indifference curve analysis to explain the derivation of an individual demand curve for a normal good. मेरीन वाला क्वेश्चन ही है. Discuss using indifference curve analysis whether the demand for a good always increases when its price falls. मेरीन, I was right. पहले पार्ट में भी indifference curve analysis का है और normal good का demand curve निकालना है. So basically आपको क्वेश्चन नहीं है. हाँ सॉरी, ये वो क्वेश्चन नहीं ये है. वो क्वेश्चन नहीं है. चले, इसमें आपने नॉर्मल गुड का दोबारा नहीं बनाना. पहली में सिर्फ नॉर्मल गुड का बनाना है और दूसरी में इंफीरियर और गिफिन दोनों का बना के और इवेल्युएट करना है कि जी गिफिन का ऊपर स्लोप करता है बिकॉज ऑफ प्राइस फॉल के केस में उसका नेगेटिव इनकम इफेक्ट आता है और वो आउटवे कर जाता है. सर ये एक बार दोबारा बता दें, मैं लेट आया था कि पहले वाले में हम सिर्फ नॉर्मल गुड का बनाएंगे और दूसरे में देखो पहले में तो उसने बड़ा साफ साफ बता दिया आपको कि यूज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस टू एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड. ठीक है ना, तो उसमें तो कोई बहस ही नहीं है. दूसरे में अलबत्ता वो कह रहा है डिस्कस यूजिंग इंडिफरेंस कर्व्स एनालिसिस वेदर द डिमांड फॉर अ गुड ऑलवेज इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स. तो उसमें हम इंफीरियर और गिफिन का करके दिखाएंगे कि जी नॉर्मल और इंफीरियर में गिरती है प्राइस तो डिमांड कर्व नीचे स्लोप होता है, अलबत्ता गिफिन के लिए ऊपर स्लोप होता है. गॉट इट मोहम्मद? सर लेकिन देखें वो 12 मार्क्स में हम पहले वो बताएंगे कि ये ऑर्डिनल अप्रोच है, फिर इन रेफरेंस का बजट लाइन, ये सब कुछ बताएंगे. हाँ जी तो हम बी बिल्कुल. पार्ट में 13 नंबर के लिए सिर्फ दो चीजें बताएंगे. ओ मोर देन नॉर्मल इनफ है और बेटे, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है. आप दोबारा इफेक्ट्स को डिफाइन नहीं करोगे, कुछ नहीं करना. मार्क स्कीम इज वेरी क्लियर. आप सिर्फ दोबारा जो है सिर्फ इंफीरियर और गिफिन के सारे इफेक्ट्स बता देना, थोड़ा इलेबोरेट कर देना कि जी substitution effect is positive as price falls, it's become relatively cheaper, people will prefer good X over the relatively expensive good Y. इससे थोड़ा सा उसमें मसाला डाल लेना, लेकिन उन्हीं कर्व्स को भी एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा. तो नो वरीज एट ऑल. जी किसी बच्चे को इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर देखना हो या समझना हो थोड़ा सा तो मुझे बता दें. मैं चाहता हूं कि आपका इंडिफरेंस कर्व्स वाला यानी कंज्यूमर बिहेवियर, उसके बाद आपका एफिशिएंसी, लेबर मार्केट, ये माइक्रो में बहुत फिट हो और मैक्रो के जो 8 कॉमन क्वेश्चन आपको दिए हैं वो आपके बहुत फिट हो, तो आपका सेक्शन भी इंशाल्लाह खराब नहीं होता. बताइए मुझे, यू वांट टू सी द मॉडल आंसर और यू गुड नाउ? या एक बार ग्राफ देखना चाहते हो? कर लेंगे. किसी बच्चे को सर एक बार ग्राफ दिखा दें वो why वाला not, why not, yeah, there's no harm in it, there's no harm in it. So let's quickly go to the model answer. ये बिल्कुल मेरे पास सॉल्व पड़ा हुआ है, आपके ग्रुप पे भी शायद मैंने भेजा होगा. सर वो प्राइस फॉल प्राइस राइज में कंफ्यूज हो जाती है, वो जो ग्राफ के अंदर सब्स्टिट्यूशन फैक्टर इनकम इफेक्ट होता है. अच्छा, आप वो सिर्फ रिवीजन करना चाहते हो या इसका क्वेश्चन का मॉडल आंसर देखना चाहते हो, मुझे ये बताओ. नहीं सर, क्वेश्चन का मॉडल आंसर सारा आता है, अच्छा, मतलब किस तरह लिखना है, सिर्फ वो ग्राफ बता दें. आप इफेक्ट्स जानना चाह रहे हो और ग्राफ देखना चाह रहे हो, दैट्स व्हाट आई फील लाइक, राइट? यस सर, यस ओके सर. ओके ओके, लेट्स डू इट. सबसे पहले तो हम बात करते हैं पहले पार्ट में वो नॉर्मल गुड का प्राइस फॉल का कह रहा था. खैर हम इसमें प्राइस फॉल प्राइस राइज दोनों में इफेक्ट्स देख लेते हैं. नॉर्मल गुड एक्स है हमारी, उसकी प्राइस गिरी है और फिर हम एक्स की प्राइस बढ़ाएंगे. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, मिल मिला के प्राइस इफेक्ट, सारे प्राइस फॉल में पॉजिटिव होते हैं. सस्ती हुई रिलेटिवली हमने ज़्यादा खरीदा सब्स्टिट्यूशन में, सस्ती हुई रियल इनकम बढ़ी हमने ज़्यादा खरीदा क्योंकि नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ. प्राइस इफेक्ट भी मिल मिला के पॉजिटिव. कोई कंफ्यूजन? नो सर. Okay, price of good X now rises and it's a in normal good. Substitution effect क्या होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि प्राइस बढ़ी थी. इट्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव नाउ, पीपल विल सब्स्टिट्यूट द चीपर वन फॉर दिस. और इनकम इफेक्ट, हमारी रियल इनकम गिर गई है, वो क्या हो जाएगा नॉर्मल गुड का? रियल इनकम गिरी है
तो हम नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यस सर, नेगेटिव ही अच्छा था। नेगेटिव बोला था। नॉर्मल के तो सिंपल एक ही साइड पे जाते हैं, तो तीनों इफेक्ट्स नेगेटिव। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? नो सर। ऑलराइट जी, इंफीरियर गुड्स अब हम कर रहे हैं। गुड एक्स, उसकी प्राइस को पहले गिरा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन याद रखिएगा सब गुड्स का एक जैसा होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी पॉजिटिव क्योंकि अब ये रिलेटिवली चीपर है। इनकम इफेक्ट विल बी, प्राइस गिरने से रियल इनकम बढ़ी थी, हम इससे स्विच अवे हो जाएंगे टुवर्ड्स नॉर्मल गुड्स, वो नेगेटिव होगा। लेकिन ये इंफीरियर है, गिफिन नहीं है, बहुत ज़्यादा इंफीरियर नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा होता है इनकम इफेक्ट से। तो मिल मिला के प्राइस इफेक्ट विल बी, एनीवन? पॉजिटिव। पॉजिटिव, शाबाश। अब जी इंफीरियर गुड की प्राइस एक्स की हम बढ़ा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ कोर्स नेगेटिव, ये महंगी होगी, ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, तो हम छोड़ देंगे इसको। इनकम इफेक्ट इसका, क्योंकि प्राइस बड़ी थी, इंफीरियर गुड थी, रियल इनकम गिरी थी, हम इसको ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन अगेन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेंड्स टू बी बिगर देन इनकम इफेक्ट फॉर नॉर्मल फॉर इंफीरियर गुड्स, तो प्राइस इफेक्ट विल बी, हु विल फिनिश माय सेंटेंस? नेगेटिव। नेगेटिव, शाबाश। तो इसकी भी नॉर्मल डिमांड के नेगेटिव। ऊपर नीचे स्लोप, ऊपर से नीचे स्लोप हो रहा होता है। प्राइस राइज हो तो इसकी डिमांड गिरती है, प्राइस फॉल हो तो डिमांड बढ़ती है, लेकिन इन इलास्टिक शेप, क्योंकि एक इफेक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है। Everybody 100% clear on these two goods? यस सर। Okay, let's now do the सर final one. ग्राफ करना है इसका असल में। करते हैं एक बार इफेक्ट्स लिख लेना। हमेशा आप लोग इफेक्ट्स पहले आंसर में भी लिखा करो ताकि आप लोगों को गलती होने का चांस ना हो। अब बेटे आ गई आपकी गिफिन गुड, इसमें हम गुड एक्स को गिफिन मान रहे हैं, उसकी प्राइस को पहले गिरा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब गुड्स की तरह इसका भी पॉजिटिव होगा, सस्ती हुई थी रिलेटिवली। अलबत्ता इसका इनकम इफेक्ट बहुत नेगेटिव होगा, और इतना ज़्यादा नेगेटिव होगा रियल इनकम बढ़ने से, हम इसको बहुत ज़्यादा छोड़ देंगे कि वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवे करेगा। और प्राइस इफेक्ट क्या हो जाएगा बच्चे? नेगेटिव। नेगेटिव, बहुत अच्छे। और इधर आ गई जी प्राइस ऑफ एक्स राइजेज, सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स इज नेगेटिव, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, और क्योंकि इनकम बड़ा होता है सब्स्टिट्यूशन से, तो प्राइस इफेक्ट, प्राइस बढ़ने के बावजूद इसको हम ज़्यादा लेंगे, पॉजिटिव, लाइक आई कीप सेइंग अबाउट पोटैटो। अब सारे इफेक्ट हमारे सामने हैं। मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस हो। Oh, what's happening here? Oops. अच्छा जी, बन रही मेरी बात? लेट्स गो डाउन नाउ। नेक्स्ट पेज पे जी एक बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं। पहले हम बना लेते हैं नॉर्मल गुड का, प्राइस एक्स की फॉल हुई है जो कि एक नॉर्मल गुड थी। सो अगेन मेक रीजनेबली साइज्ड ग्राफ, गुड वाई, गुड एक्स, आप पूरा गुड साथ लिखिएगा। बजट लाइन को थोड़ा सा लेटा हुआ बनाइएगा, ए बी नाम दे दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, डोंट रश इट। इंडिफरेंस कर्व को बहुत ही लेटा हुआ सा, आई सी ज़ीरो, जहाँ वो टेंजेंट हुआ ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम था, और हम गुड एक्स को एक्स ज़ीरो खरीद रहे थे, वी वर इन मैक्सिमम यूटिलिटी। अब प्राइस गिरने से अरहम हमारी बजट लाइन किधर शिफ्ट होगी बेटे, और कौन सा शिफ्ट आएगा? अरहम, डू यू नो और नॉट, प्राइस कम हो एक गुड की, एक्स की प्राइस कम हो, तो बजट लाइन किस तरफ शिफ्ट होगी, और उसको हम क्या बोलते हैं शिफ्ट को? अरहम है ही नहीं, अच्छा चलें, सॉरी। अली अहमद, आप बोलेंगे कौन सी शिफ्ट होगी? सर पिवटल आउटवर्ड्स। पिवटल आउटवर्ड, शाबाश। तो हम इसको पिवटल आउटवर्ड शिफ्ट दे रहे हैं, ए सी पे आ गए, ठीक हो गया। अब जी हम दूसरा कलर का मैं पेन ले रहा हूँ। हमारी रियल इनकम गई है बढ़,
उसको वापस लाते हैं ताकि नलिफाई कर सकें इफेक्ट ऑफ राइज इन रियल इनकम को, और हम देखें कि सिर्फ सस्ता होने की वजह से कंज्यूमर इसको सब्स्टिट्यूशन में कितना ले रहा है। तो पहले ही हम पॉइंट्स लगा लेते हैं कि हम पूरा बजट लाइन को अंदर, इमेजिनरी है ये, शिफ्ट भी कर रहे हैं और उसको टेंजेंसी भी दे रहे हैं। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा XS positive substitution effect. Someone is looking to join us. Let me see. Rita. अस्सलाम वालेकुम रिता। ये हो गया जी नॉर्मल गुड का मेरा बेटा। उजैर टोटली क्लियर है? मोहम्मद सॉरी यस सर। मोहम्मद अब बताएं, ये नॉर्मल गुड है, मैं यहाँ लगाऊं नेक्स्ट बजट लाइन पे, या बीच में लगाऊं, या लेफ्ट साइड पे लगाऊं? नया इंडिफरेंस कर्व, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव हमने दिखा लिया है सर लेफ्ट पे लगाएंगे, लेफ्ट पे लगाएंगे। यानी इस साइड पे, इस वाले पे। यस सर। ये कौन सी गुड बना रहे हो? नॉर्मल गुड। नहीं बेटे, नॉर्मल गुड के तीनों इफेक्ट्स पॉजिटिव थे। सब्स्टिट्यूशन हमने पॉजिटिव किया, इनकम इफेक्ट भी और आगे जाएगा, यहाँ बनेगा अच्छा हाँ नॉर्मल ठीक है, गुड। ओके सॉरी। नो वरीज, IC0 इक्विलिब्रियम 1, सॉरी IC1, और इसको लेबल भी उस हिसाब से करें, XY यानी हमारा इनकम इफेक्ट, YE, और मिल मिला के पूरा प्राइस इफेक्ट हमारा पॉजिटिव आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? इंफीरियर का बीच में Yes, लगेगा और गिफन का एक्सट्रीम लेफ्ट पे लगेगा। अब मैं आपको इसी का डिमांड कर्व निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि हमें किसी किस्म का इशू ना आए, और उसके बाद मैं दूसरी गुड्स, बल्कि मैं इंफीरियर की बजाय गिफन का डिमांड कर्व निकालता हूँ। अब जरा मेरे बेटे देखिएगा, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैंने लगाया जी IC1 और ये मेरा इक्विलिब्रियम 1 अब यहाँ पे है। अब जरा नोट करें, इनकम इफेक्ट मेरा ये है नेगेटिव और प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव इंफीरियर का ये है, तो ये बीच में लिखने होते हैं। बेटे समझ आ गई या अलग अलग ग्राफ पे करो? सर ये आपने इंफीरियर का बनाया, इंफीरियर का बनाया। सर इंफीरियर में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा था और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट income पॉजिटिव effect था, कम था। इनकम इफेक्ट इतना सारा, इसको मैं XY लेबल करूंगा, और प्राइस इफेक्ट X0 से X1 जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम्स हैं उसमें पॉजिटिव थोड़ा सा। समझ आ गई? ओके सर। और ओके, गिफन के केस में मेरे बेटे मैं यहां लगाऊंगा IC1 इक्विलिब्रियम 1 और इसको लेबल करूंगा XY। और ये देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से यहां से शुरू होगा हमारा इनकम इफेक्ट और यहां तक जाएगा, इतना ज्यादा नेगेटिव इनकम इफेक्ट आएगा कि प्राइस इफेक्ट हमारा ये वाला एरिया X0 से XY, ये वाला हमारा नेगेटिव प्राइस इफेक्ट बन जाएगा। समझ आ गई या अलग में बना के दिखाऊं? नहीं आ गई सर, समझ आ गई। ओके, E0 हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था X0 और XY मैं इन बात कर रहा हूँ फॉर गिवन गुड। E1 इक्विलिब्रियम यहाँ था, इनको मैं एक्सट्रापोलेट कर रहा हूँ डिमांड कर्व निकालने के लिए। जब मेरी प्राइस ज्यादा थी मैं यहाँ रुक गया A पे, जब मेरी प्राइस गिरी है मैं B पॉइंट पे आ गया। ये मेरा डिमांड कर्व ऊपर की तरफ स्लोप हुआ, इसको यहाँ पे ही ना छोड़ दो, लेबल करो कि जब प्राइस ज्यादा थी P0 पे तो क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम हो रही थी, और जब प्राइस गिरी है तो क्वांटिटी कम कंज्यूम हो रही है। उल्टा रिलेशनशिप है इसका, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस के साथ, अनलाइक एनी अदर गुड इनका ऐसे होता है जी। अस्सलाम वालेकुम मोमिना। तो ये हमारे बेटे सारे ग्राफ बन गए। अब मुझे बताएं, प्राइस राइज के भी एक बार करवा दूं जल्दी से? जी बेटे बताएं मुझे, मोहम्मद, एनीबडी एल्स, शैल आई मेक प्राइस राइज ग्राफ्स एज वेल जस्ट लाइक वी डिड द होल प्रैक्टिस? सर वो इससे उल्टा हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा जी, करवा दूं? सर एक बार बता ही दें। सॉरी मोमिना आप बोल रही हैं? मेरीन क्या कह रहे हो बेटे, कर दूं दोबारा? यस सर, जिस तरह इस पे एक पे सारे एक पे ही करूंगा, एक ही पे एक पे करूंगा। करवा हाँ, क्योंकि हम ये बहुत दफा कर चुके हैं तो अब एक ही पे इंशाल्लाह ताला समझ आ जानी चाहिए। सो लेट मी क्विकली जस्ट मेक इनफ स्पेस फॉर मी, ताकि यस इस पे काफी जगह है, मैं बना लूंगा इंशाल्लाह।
नीचे बस डिमांड कर्व का बेटे कभी भी नेक्स्ट पेज कभी भी नेक्स्ट पेज पे ना ले जाया करो, जस्ट मेक श्योर कि उसी पेज पे डिमांड कर्व नीचे आपका निकले। कई बार बच्चे जो है एक्सप्लेनेशन दे बैठते हैं फिर नीचे डॉट्स लेके जा रहे होते हैं, बहुत बुरा लगता है और हो सकता है सीआई वाला उसके मार्क्स आपको काट ले। गुड एक्स, गुड वाई। मोमिना, हम देख रहे हैं प्राइस राइज के इफेक्ट ऑन डिफरेंट गुड्स। अब ये इंडिफरेंस Okay, कर्व sir. थ्योरी में ठीक है, तो मैंने पहले बड़ी लेटी हुई सी बजट लाइन ए बी बनाई। ये स्टेप्स याद रखिएगा, पहले बजट लाइन लगाएं विदाउट एनी पैनिक, सुकून से। इसमें टाइम ज़ाया नहीं होता ग्राफ बनाने में। हाँ अलबत्ता वो जो बहुत ज़्यादा साफ सुथरे पेंसिल से बनाते हैं उसमें टाइम लग सकता है, बट डू इट, बस मेक श्योर यू डोंट वेस्ट टाइम। ऊपर वाला हिस्से में और इसको बल्कि पूरे इंडिफरेंस कर्व को ज़रा लेटा हुआ सा बस थोड़ा सा टच करा के ले जाओ, क्योंकि हमने टेंजेंसी देनी है। जहाँ ये इकट्ठा हुआ हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बना, x0 हमारी थी। अब मेरा बेटा क्योंकि प्राइस बढ़ी है सिर्फ एक्स गुड की, तो हमारी बजट लाइन पिवटल इनवर्ड शिफ्ट हो गई। अब जी हमने डिफरेंट कलर में ऑलरेडी हमने टेंजेंसी के लिए एक बड़ा सा ब्लॉक दे देंगे। बिल्कुल पहले ही कई दफ़ा देख लेना कि बराबर शिफ्ट भी हो, सिर्फ यहाँ टेंजेंसी हो, क्रॉस ना करे, एक जगह ज़्यादा टेंजेंसी ना हो। डॉट 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 ये आ गया, डॉट 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 ये आ गया। थोड़ा सा इसको सीधा कर दूँ ये, और बीच वाले को मैं डॉट्स को निकाल देता हूँ जी। तो ये हमारा बड़ा साफ सुथरा सा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, काफ़ी बड़ा सारा, ताकि हम आराम से सारे इफेक्ट्स जो हैं वो दिखा सकें। इसको मैं थोड़ा सा सही कर रहा हूँ, मैंने ज़रा लाइन टेढ़ी कर दी थी। तो ये मेरा x0 से xs नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बन गया। अब हमारे हाथ में नॉर्मल गुड है तो मैं इधर लगा दूंगा, उसको भी इफेक्ट को नेगेटिव करना है। इन्फीरियर है तो बीच में लगा दूंगा, गिवन है तो यहाँ लगा दूंगा। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा हो? मैं सिर्फ इन्फीरियर का बना के, और प्राइस राइज हुई थी ए बी से सी पे आई है ना, इसलिए बजट लाइन, इसलिए उसकी रियल इनकम गिर गई थी, उसको वापस बढ़ाया हमने, इमेजिनरी ऊपर लेके गए और देखा है कि ओरिजिनल इनकम पे जब प्राइस सस्ती हुई है तो उसने सब्स्टिट्यूशन में कितना खरीदा, फिर उसकी रियल इनकम को वापस खोलेंगे और देखेंगे इनकम इफेक्ट कितना है। उन दोनों इफेक्ट्स को अलग अलग कर रहे हैं बस। मोहम्मद अंशोर, आ गई समझ सर। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आपका इंफीरियर गुड का बीच में IC 1 इक्विलिब्रियम 1, डोंट फॉरगेट एनी लेबल्स प्लीज। अब देखो x0 से xs पे आ चुके थे हम, अब ये xy लेबल मैंने कर दिया। ये मेरा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है और x0 से xy मेरा नेगेटिव प्राइस इफेक्ट है, क्योंकि इंफीरियर गुड का ऐसे ही होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा होता है इनकम इफेक्ट से। समझ आ गई बच्चों? यस सर आ गई। और नॉर्मल के केस में आप यहाँ लगा देते E1 और ये नेगेटिव हमारा XY, इतना सारा नेगेटिव इनकम इफेक्ट बन जाता और मिल मिला के सारा प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव हो जाता। समझ आ गया? अब आखिरी चीज जी, गिफिन के लिए हम यहाँ लगा देंगे IC 1 इक्विलिब्रियम 1। अब यहाँ पे ट्रिक है, जरा देखिएगा XY। अब हमारी कंजम्पशन कहाँ आ गई थी? x0 से xs नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन, इससे यहाँ से स्टार्ट करना है और ये सारा हमारा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है, राइट। और प्राइस इफेक्ट अब क्या है? x0 टू xy पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट, ये बीच वाला एरिया है, दिस टू दिस। समझ आ गया मोहम्मद? एवरीबॉडी प्लीज। Yes, sir. यस सर आ गया। एक्सीलेंट जी, आई थिंक दिस इज एक डिमांड कर्व भी निकलवा दें। किसका निकलवाऊं? इंफीरियर गुड का। इंफीरियर गुड का निकाल लेते हैं जी। अब देखो जरा दोबारा, इंफीरियर गुड का x0 टू xs था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, xs को इग्नोर करना है, x0 ओरिजिनल E0 था, उसको मैंने पकड़ा जब प्राइस मेरी कम थी, मैंने B पॉइंट पे कर दिया या A पॉइंट सॉरी कर दिया, और जब मेरी प्राइस बढ़ी E1 पे हम आए हैं ना, ये वाला बीच में जो लगा हुआ है उसको मैंने पकड़ा, B पॉइंट लगा दिया, इन दोनों को जोड़ा तो एक जरा इनइलास्टिक सा हमारा डिमांड कर्व बन गया। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो?
E0 E1 से निकालना है बस आपने, आप तो इकट्ठे नहीं बनाएंगे ना, अलग बनाएंगे, बड़ा इजीली निकल आएगा। चलें, सही है सर। Anyone जी, any questions? Okay, so we've done a pretty handsome practice of indifference curves today. Question number 4. Government intervention in microeconomy always improves efficiency. Discuss the validity of this claim. Again, efficiency key term है, government intervention किस हद तक सक्सेसफुल होती है, कब होती है, पूरा मॉडल आंसर आपका। किसी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो, does anybody want to see the model answer or discuss the sketch? मुझे बता दो। Question number 4. सर ऊपर ऊपर से एक बार स्केच बता दें टोटल। ठीक है जी, सबसे पहले हमारी की टर्म क्या है, एफिशिएंसी। तो हम बताएंगे कि बिफोर वी डिस्कस the extent to which government intervention improves efficiency, let's understand what economics has to say about efficiency. Efficiency is a situation where output is produced at the lowest possible cost using least inputs, that is productive efficiency. Efficiency also refers to output produced reflecting consumers' preferences, making the right goods that they want. Allocative efficiency. Whenever allocative efficiency is achieved, it leads to a situation called Pareto optimality, where no one else can be made better off without making someone else worse off. Another form of efficiency is dynamic, when firms reinvest their retained profit into research and development to come up with innovation of products and processes. ये चार बता के फिर हम कहते हैं जी के प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को ज़रा इन डिटेल हम देखते हैं। इसके क्राइटेरियंस हैं जी, एक्स एफिशिएंसी, ग्राफ बनाएं, 3 एवरेज कॉस्ट कर्व लगाएं, तीसरे पे 3 पॉइंट्स लगाएं, लोएस्ट पे भी और नॉन लोएस्ट पॉइंट्स पे भी एसी के, और बताएं ये सारे एक्स एफिशिएंट हैं, बाकी ऊपर वाले ग्राफ पे सारे पॉइंट्स इनएफिशिएंट हैं, एक्स इनएफिशिएंट। फिर जी एमसी को एसी में से गुजारें, कॉस्ट एंड आउटपुट लेबल करें और बताएं जहां एमसी एसी के बराबर है उसको लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, वहां पे टेक्निकल एफिशिएंसी है। समझ आ गया बच्चों, कोई कंफ्यूजन? नो सर। फिर आ जाएं जी एलोकेटिव एफिशिएंसी, यानी मेकिंग द राइट गुड्स अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। इट आल्सो हैज 3 क्राइटेरियंस where marginal cost should be equal to price, yani consumers are willing to pay the same value on the good through price as scarce resources have been incurred through marginal cost by producers. तो हमने resources को बड़ा अच्छा allocate कर लिया। जब मार्जिनल सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट के बराबर है, यानी कि कोई एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव या नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रही। और आखिरी जी, जब हमारे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस मैक्सिमाइज हो जाए। ये डिमांड सप्लाई कर्व लगाइएगा, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट मार्जिनल सोशल बेनिफिट लेवल कीजिएगा, डिमांड कर्व को एमपीसी एमएससी करिएगा, सप्लाई कर्व को, जहां वो इक्विलिब्रियम आ रहा है, तीनों क्राइटेरियंस पूरे हो रहे होंगे। फिर एक आउटपुट ज़्यादा कम दिखा के दिखाइएगा कि इससे डेड वेट लॉस आता है। क्लियर मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब अगर आपको टाइम बच रहा है एंड यू वांट टू ऐड मोर क्वालिटी, जल्दी से पीपीसी क्राइटेरिया कर दीजिएगा, 2-3 पॉइंट्स लगाइएगा पीपीसी पे और बताइएगा हर पॉइंट पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हम लीस्ट कॉस्ट मेथड्स पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक पॉइंट इनसाइड पीपीसी लगा दीजिएगा, यू पॉइंट, और कहिएगा दिस इज प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट एज रिसोर्सेज आर being wasted, more of one good can be made without reducing the production of the other। बेशक कॉम्बिनेशन दिखा दीजिएगा। फिर जी आप बताइएगा कि one of the points on PPC will be allocatively efficient but will depend upon social desirability या social preferences curve। तो allocative efficiency PPC पे हर पॉइंट में बी, productive efficiency yes, तो economic efficiency भी maybe one of the points will be both productive and allocatively efficient on the PPC। I hope you can all visualize what I'm saying because हमने बहुत बार प्रैक्टिस की है। यस सर। ओके जी, अब हम आते हैं जी कि economics in its theory presents perfect competition firm as a model of perfect resource allocation, efficient resource allocation in long run when it's making normal profit। अब डिमांड कर्व लगाइएगा, लगाइएगा perfectly elastic,
हॉरिजॉन्टल उसके साथ एवरेज कॉस्ट को टेंजेंट कीजिएगा। एमसी को जब उसके लोएस्ट पॉइंट से गुजारेंगे, एमसी एमआर वाली आउटपुट लेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, तो वहाँ पे एम सी ए सी को लोएस्ट पॉइंट पे कट कर रहा होगा तो एम सी ए सी के बराबर होगा, साथ में एम सी प्राइस के बराबर भी होगा क्योंकि एम आर इज ए आर एंड प्राइस इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो उस वक्त दोनों एफिशिएंसीज एग्जिस्ट कर रही होंगी। ये फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन हैज़ बिन सक्सेसफुली हैंडल्ड। कोई क्वेश्चन बच्चों? अब हाँ, अब आपकी मर्जी है, कोई दो मार्केट फेलियर ले लेकिन लिस्ट सारे कर दे। However, in reality, perfect market does not exist due to its unreal assumptions such as homogeneous labor, free entry and exit, yani no barriers to entry, etc. Therefore, in reality, markets fail. तो हम market failure का concept बताएंगे when demand and supply, the forces of market, fail to achieve efficient allocation of resources. Some goods are overproduced and consumed, some are underproduced and consumed, such as the case of merit and demerit goods. ठीक है, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी हो रही है। एक्सटर्नल कॉस्ट एंड एक्सटर्नल बेनिफिट्स, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी हो रही है। पब्लिक गुड्स सिरे से नहीं बन रही, मिसिंग मार्केट बन रही है, एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं है। मोनोपोली एक्सप्लॉयटेशन करे तो उसमें प्रोडक्टिव एलोकेटिव दोनों एफिशिएंसी नहीं है जब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है जी क्या उसको बोलते हैं, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन इन रियल वर्ल्ड, प्रॉपराइटरी राइट्स के। वो सिर्फ लिस्ट कर दीजिएगा एक बार सारे मार्केट फेलियर, कोई दो पकड़ ले। मुझे पसंद है कॉम्बिनेशन मोनोपोली का साथ एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स का, और अगर टाइम मिले तो पब्लिक गुड्स ब्रीफली पहले ही कर दें। साथ साथ सबकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करें, सबके ग्राफ्स बनाएं। डू यू गाइज नीड टू प्रैक्टिस दीज ग्राफ्स वंस मोर? एक्सटर्नल कॉस्ट एंड बेनिफिट के बहुत आसान ग्राफ हैं, एक बार करवा दूं आप लोगों को, मुझे बता दें। यस सर, करवा दें, ये बहुत ही दफा क्वेश्चन आता है पेपर। ये हमेशा आ रहा है, मैं तो आपको बोल रहा था कि ये भाई इट्स अ लाइफ सेवर फॉर द ग्रुप्स लाइक यू गाइस। लास्ट ग्रुप है जिसका ये लाइफ सेवर है, इसके बाद ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। दो में से एक करना होगा, माइक्रो में से बहुत मुश्किल हो जाएगी पढ़ाना भी और समझाना भी बच्चों को। सो यू गाइस टेक एडवांटेज ऑफ इट। अब मैं सर वो आपने पीपीसी के बाद क्या बताया था, इसमें हमने प्रोडक्टिव और एलोकेटिव एफिशिएंसी बताया था, उसके बाद क्या हमने बताना था? परफेक्ट वो मार्केट, आपने एवरेज परफेक्ट मार्केट की फर्म लॉन्ग रन में जब नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है दोनों एफिशिएंसीज ले रही होती है, वो भी बना दूं? यस सर, वो भी बता दें। ये छोटू सा मैं ग्राफ बना रहा हूँ साइड पे, बहुत आसान है। प्राइस, कॉस्ट, बेनिफिट, क्वांटिटी, डिमांड कर्व, ए आर भी है, एम आर भी है, प्राइस भी है। अब नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है हमने लॉन्ग रन में, तो एवरेज कॉस्ट को इसके साथ टेंजेंट किया, एम सी को उसके लोएस्ट पॉइंट पे गुजारा, एम सी एम आर का इक्विलिब्रियम लिया। इस आउटपुट पे नोट करें, ना सिर्फ एम सी ए सी के बराबर है बल्कि एम सी और ए आर यानी प्राइस भी सेम है। तो प्रोडक्टिव एलोकेटिव दोनों एफिशिएंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। सर जी मेरा बेटा। सर ये ना बनाए तो कितना इफेक्ट होता है आंसर? मेरे बहुत इफेक्ट होता है, क्वालिटी रह जाती है। और ये तो आसान तरीन ग्राफ है आपके ए टू का। मार्केट स्ट्रक्चर्स की मैं आपको सर नोट्स भी भेज रहा हूँ, एक बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसान है ये। मेरे साथ हर क्लास में प्रैक्टिस करते जाओ, मैं आपको आज परफेक्ट कंपटीशन के एंड पे करवा देता हूँ। और फिर जो मैं बस सारे नोट्स पढ़े मैं मैं जल्दी वाले में बनाना भूल गई थी। कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा, इस एग्जाम में बनाना कोई इतना खास नहीं है आपको। मैं वो तो असेस ग्रेड्स में हम जा ही नहीं रहे, इंशाल्लाह यू विल बी फाइन, बट ट्राई नॉट टू फॉरगेट दीज, ठीक है? ये हो गया जी हमारा परफेक्ट मार्केट। बच्चों कोई क्वेश्चन यहाँ पे इसके बारे में? ओके जी, एक्सटर्नल कॉस्ट पहले आप थ्योरी बताएंगे। एक्सटर्नल कॉस्ट आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन थर्ड पार्टीज एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन such as pollution, congestion, noise. Whenever there are external costs existing, there becomes a divergence, a difference between private costs and social costs. Because private firms and consumers do not consider external costs, they only consider their own private costs, hence, external costs are ignored.
So, according to society, too many scarce resources are being allocated to producing a good, causing harmful effects on third parties. ओवर एलोकेशन हो रही है, एलोकेटिव एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ये स्टोरी सारी समझ आ गई? कोई मसला? हम कई बार बात कर चुके हैं, मुझे बताइएगा। अच्छा जी, प्राइस, कॉस्ट, बेनिफिट, आउटपुट, सिंपली इसको डिमांड सप्लाई कर्व की तरह ट्रीट कीजिएगा, हैं भी वही डिमांड सप्लाई। अब यहाँ पे ओवर एलोकेशन हो रही है रिसोर्सेज की। वजह, डिमांड कर्व तो सोशल बेनिफिट कर्व है, प्राइवेट भी है और सोशल भी, बिकॉज एक्सटर्नल बेनिफिट्स की हम यहाँ पे केस डिस्कस नहीं कर रहे। अलबत्ता सप्लाई कर्व सिर्फ प्राइवेट कॉस्ट कर्व है। तो ये जो इक्विलिब्रियम मार्केट बन रहा है, इधर रिसोर्सेज क्यू मार्केट पे ओवर एलोकेट हो रहे हैं। कम बननी चाहिए चीज सोसाइटी के हिसाब से। अगर प्राइवेट कॉस्ट में एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड की जाए तो हमारा सप्लाई कर्व कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से S1 पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये प्राइवेट कॉस्ट कर्व भी है और सोशल कॉस्ट कर्व भी है। ये सारा हमारा साथ में, सॉरी, सोशल कॉस्ट कर्व भी है। एक सेकेंड, व्हाट्स हैपनिंग जी, ये सोशल कॉस्ट कर्व भी बन गया। अब vertical distance between private and social cost will always be marginal external cost. नया इक्विलिब्रियम बना सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट्स का, S1 एंड D कर्व का इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम। ये है जी क्वांटिटी जो ऑप्टिमम बननी चाहिए थी, क्यू मार्केट से क्यू ऑप्टिमम ओवर एलोकेशन हो रही है ड्यू टू इग्नोर्ड एक्सटर्नल कॉस्ट। किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आ रहा हो? अब यहीं पे हम बताएंगे व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू। गवर्नमेंट कैन इम्पोज इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन पोल्यूटिंग फर्म्स in order to raise their cost, reduce supply, and raise price. So, externalities, third party effects are neutralized and internalized. कौन पे करे? Polluter pays principle. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस अक्सर लगाते वक्त गवर्नमेंट से सही अमाउंट में एक्सटर्नल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होती। उमर, लुक एट द टाइमिंग मेरा बेटा। आप कल भी नहीं आए क्लास में, आज भी नहीं, आपने टेस्ट भी नहीं दिया। उमर, व्हाट डू आई डू विद यू? सर मैं फिजिक्स की रिकॉर्ड लेक्चर ले रहा था तो मैं क्लास अटेंड करना भूल गया। मैं काम करता हूँ, आपके क्लास के बाद आई कॉल यू एंड लेट्स डिस्कस योर प्रिपरेशन प्लान, ठीक है? अलबत्ता ये सारी वीडियोस आपकी जा रही हैं यूट्यूब चैनल पे, तो यू नॉट मिसिंग इन टर्म्स ऑफ दिस, कि कभी वो नहीं में देख सकोगे। लेकिन जारी बात है, लाइव क्लास में जितना आपको समझ आती है वो वीडियोस में नहीं आती। ये एक्सटर्नल कॉस्ट का बना दिया हमने। तो गवर्नमेंट मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर इनडायरेक्ट टैक्स लगाए, कॉस्ट बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ेगी, एक्सटर्नैलिटीज इंटरनलाइज हो जाएंगी, थर्ड पार्टीज की जगह प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स जो इसको करवा रहे थे एक्सटर्नैलिटीज को, वो पे करेंगे। लेकिन अक्सर गवर्नमेंट से सही तरह मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होती, ओवर या अंडर टैक्स हो जाता है, गवर्नमेंट फेलियर हो जाता है मार्केट फेलियर को ठीक करते करते, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कितनी पोल्यूशन, कितनी वैल्यू लगाएं। फिर उसके बाद रिग्रेसिव इफेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उससे इनकम गैप्स बढ़ जाते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाती है। ये हमारा इवैल्यूएशन यहीं पे हो गई गवर्नमेंट इंटरवेंशन की पहली। और क्या कर सकते हैं जी गवर्नमेंट वाले? सर ये जो आपने बताया ये वाली, ये इवैल्यूएशन और ये महानूर वाले नोट में लिखा हुआ है, हर चीज लिखी हुई है। ओके सर। उसने जो आखिरी क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, उसमें साथ साथ इंटरवेंशन है। अलबत्ता जो टॉपिक्स लिखे हैं उसमें इंटरवेंशन का अलग टॉपिक किया हुआ है। ठीक हो गया? ओके सर। ओके। अब उसके बाद जी और क्या तरीका है हमारे पास? गवर्नमेंट कैन रेज अवेयरनेस कैंपेन्स, नज थ्योरी,
ताकि कंज्यूमर्स भी, प्रोड्यूसर्स को भी ग्रीनर प्रोडक्शन की तरफ लेके जाएं, उन्हें पॉजिटिव री करवाएं एक पॉजिटिव आइडिया की, थ्रू प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन रादर देन लॉज एंड टैक्सेशन। तो एज अ रिजल्ट कई लोग ऐसी फर्म से लेना कम कर देंगे, कई फर्म्स ग्रीनर मेथड्स पे स्विच हो जाएंगी। बट अगेन, अवेयरनेस कैंपेन्स, नज थ्योरी इज एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, takes a long time before it takes effect, and sometimes people just simply brush off the nudges, उसको इग्नोर मार देते हैं। ये हो गई जी दूसरी की वैल्यूएशन। कुछ समझ रहे हैं? वैसे दो ही करनी होती हैं, लेकिन मैं तीसरी पॉलिसी आपकी मेमोरी के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फिक्स चिमनी हाइट्स, के इससे नीचे चिमनी हाइट ना हो फैक्ट्रीज की। एंटी डंपिंग लॉज के अनट्रीटेड केमिकल डंप नहीं करने लेक्स में, क्वेरीज में, रिवर्स में। लेकिन उससे क्या होगा जी कि हाँ, एक और भी सुनने इसी में, पोल्यूशन लाइसेंसेस। गवर्नमेंट लाइसेंस बेचती है कि जी इतना एमिशन आप कर सकते हैं मैक्सिमम। अब जो डर्टी फर्म्स हैं उनका वो लाइसेंस जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, क्लीन फर्म्स का बचा रहेगा। तो डर्टी फर्म्स को जब उनका लाइसेंस एग्जॉस्ट हो जाएगा प्रोडक्शन करने के लिए, क्लीन फर्म से लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। उससे क्लीन फर्म्स की कॉस्ट कम होगी, उनको इंसेंटिव आएगा, और डर्टी फर्म्स की कॉस्ट बढ़ने से उनको भी इंसेंटिव आएगा कि हम भी ग्रीन मेथड्स पे चले जाएं। लेकिन ये सारे मेथड्स में मुश्किल क्या होती है? एमिशन लेवल्स को चेक करना बहुत मुश्किल होता है। कल्प्रिट कौन है जो गलत केमिकल्स डंप कर रहा है, ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में हमारे जैसों में लॉज को ब्राइब के थ्रू, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बाईपास किया जाता है, तो शायद इतनी सक्सेसफुली इंटरवेंशन ना हो सके। ऑल गुड बच्चों, सब समझ आ गया? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। अब जी एक्सटर्नल बेनिफिट्स का मार्केट फेलियर हम जरा देख लेते हैं। एक्सटर्नल बेनिफिट्स आर good effects to third parties as a result of production and consumption, such as job creation, other businesses setting up when one business sets up in an area, incomes and living standards इलाके के बढ़ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स बना देती हैं अपने इस्तेमाल के लिए, रोड्स वगैरह, स्कूल वगैरह कम्युनिटी के लोग भी इस्तेमाल करते हैं, तो सबका बेनिफिट होता है। इस केस में मार्केट क्यों फेल हो रही है? इट्स ए गुड प्रोडक्शन, थर्ड पार्टीज को बेनिफिट आ रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जीडीपी बढ़ रहा है। लेकिन प्राइवेट फर्म्स विल ओनली कंसिडर प्राइवेट बेनिफिट्स, अपना प्रॉफिट एंड रेवेन्यू वगैरह। एक्सटर्नल बेनिफिट्स लाइक जॉब्स वगैरह के वो फिक्र नहीं करेंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो अंडर प्रोडक्शन हो रही होगी, अंडर एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज हो रही होगी। सोसाइटी चाहेगी ये चीज ज्यादा बने। तो इस केस में जल्दी से देखते हैं जी इसका ग्राफ। इस केस में एक्सटर्नल बेनिफिट इग्नोर हो रही है, प्राइस, कॉस्ट, बेनिफिट, आउटपुट, डिमांड, इसके साथ लिखिएगा सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट्स, क्योंकि एक्सटर्नल बेनिफिट्स इग्नोर हो रहे हैं। सप्लाई के साथ अलबत्ता एमपीसी और एमएससी, क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल कॉस्ट की बात नहीं कर रहे। ये जो इक्विलिब्रियम मार्केट में था और ये जो क्वांटिटी मार्केट में बन रही थी, मार्केट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई, ये अंडर एलोकेशन हो रही थी। अब अगर एक्सटर्नल बेनिफिट जमा कर दिए जाएं प्राइवेट बेनिफिट्स में, तो डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा। अब ये प्राइवेट प्लस सोशल बेनिफिट बन जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स विल बी मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। ये आपका ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम आया, ये आपकी ऑप्टिमम क्वांटिटी आई। ये क्या हो रहा था? अंडर एलोकेशन ड्यू टू ignored external benefits। किसी बच्चे को इन दोनों मार्केट फेलियर्स के ग्राफ्स में मसला आ रहा हो, एक में सप्लाई को सिंपली लेफ्ट पे शिफ्ट करना है, एक को डिमांड में, एक में डिमांड को, सिंपल एज दैट। अब इसकी हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं। गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडीज इक्वल टू मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट्स which will increase supply, reduce price, many people will be able to buy more of this। तो एक्सटर्नल बेनिफिट्स वाली प्रोडक्शन ज़्यादा होगी डिमांड बढ़ने से ऑन द कर्व। नेक्स्ट जी, सब्सिडीज महंगी होती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हो सकता है।
एक्सटर्नल बेनिफिट्स को टोटली क्वांटिफाई करना मॉनेटरी फॉर्म में और सही अमाउंट ऑफ सब्सिडी देना कोई खाला जी का घर नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है जी, ये हो गया जी। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू एक और वे ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट्स की इंक्रीज कराना। लॉज गवर्नमेंट यूज कर सकती है, ठीक है, कि भाई जो फर्म्स इस तरह की प्रोडक्शन कर रही हैं जिससे जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, अदर बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है, तो उनको इनकरेज किया जा सकता है, फ्री लैंड दी जा सकती है, वैसे ये भी सब्सिडाइजेशन का ही तरीका है, उनको इजी लाइसेंसिंग दी जा सकती है एंड ऑल दैट, ताकि ऐसी फर्म ज़्यादा सेटअप हो। अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा सकती हैं ऐसी फर्म्स की आउटपुट के बारे में, नज थ्योरी का हिस्सा, अगेन वही उसके साइड इफेक्ट्स, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। बच्चों क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब हम वापस क्वेश्चन पे जाके इसकी इवैल्यूएशन देखते हैं। वो कह रहा है क्या गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमेशा एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है माइक्रो इकोनॉमी में? इस क्लेम की वैलिडिटी जज करो। तो हमने पहले ही काफी हद तक जज कर दी, अब आप कहेंगे जी एज डिस्कस्ड अबव, efficiency gets compromised when markets fail, and sometimes government intervention becomes desirable, such as the cases of external costs and benefits, or in case of क्या उसको बोलते हैं, demerit and merit goods, and sometimes it becomes a necessity, such as public goods and cases of monopoly exploitation. Each case, government intervention can improve सर efficiency. जी मेरा बेटा, जी मेरा बेटा। सर हम एक्सटर्नैलिटीज वाली बात में डिजायरेबल कहेंगे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन डिजायरेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बगैर भी तो एक्सटर्नैलिटीज वाला मसला सही हो जाता है। कैसे सॉल्व हो जाता है बताओ? सर जैसे जो सैम्पल आंसर था उसमें एक एग्जांपल थी कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, अगर उन्होंने अपनी एजुकेशन की डिमांड ज़्यादा करनी हो तो फिर वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स वगैरह करते हैं, और उसकी वजह से मतलब ये सब चीज़ें करते हैं जो भी प्राइवेट सेक्टर्स और ये लोग करते हैं, तो उनकी वजह से उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बगैर। यस टू तो सम एक्सटेंट, लेकिन बेटे तो देखो, मतलब सिटी स्कूल जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट कर ले, majority of पाकिस्तानी अवाम is unable to afford their fee, समझ रहे हो? तो स्टिल मार्केट फेलियर तो रहेगा ना? जी सर। यस, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ डिजायरेबल हमेशा होती है इन केसेस में, समझ रहे हो? हाँ जी सर। अच्छा, तो डिजायरेबल करके, however, as discussed above, government intervention may lead to unexpected side effects because government also lacks proper information about external costs and benefits, how many public goods to be provided, how much to intervene in monopoly. So as a result, efficiency may not improve that much due to government failure. To conclude, governments and private sector both work towards their own motives. Government keeps intervening in order to improve efficiency, but it does not ensure that efficiency will be achieved. But together, they can try to achieve as much as possible in reality optimal outcomes. However, achieving economic efficiency as per theory is a fantasy. बच्चे समझ आ गया? सबको क्लियर हो गया? वही मॉडल आंसर है जो मैं बार बार डिफरेंट वर्ड्स में कभी ज़्यादा एलैबोरेट करके कभी कम एलैबोरेट करके बताता रहता हूँ आपको। यस सर। अब एक थोड़ा सा माइक्रो की तरफ चले जाते हैं। राइट सर जी, एक बार टॉपिक्स बता दें दोबारा, वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, मैं आप एफिशिएंसी, लोगों को जीडीपी एक को रोड असिस्ट मैप करते हैं। भेज दूं जिस तरह एएस का भेजा था। यस सर, एक बार बता मैं दीजिए आप कौन लोगों कौन के से ग्रुप टॉपिक में ज्यादा आज ही इम्पोर्टेंट है रोड जो मैप पहले भेज करें। रहा हूँ। यस, रोड मैप भेज रहा हूँ कि आपने कैसे तैयारी करनी है, बिकॉज नाउ इट्स द सेम टाइम एज इट वाज व्हेन वी स्टार्टेड एएस की प्रिपरेशन। ठीक है ना, 2 महीने 55 डेज ओके टू सर। गो। ठीक है, तो लेट्स सी। सर जी 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 जी। सर इस एएस के भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके भी सर नाम लिस्ट डाउन कर दीजिए साथ। हु इज दैट? हु इज दैट? उमर सर। उमर, में एएस का भी सेम रोड मैप बना के आपको दूंगा, लेकिन एएस में इतनी हमारे पास लग्जरी नहीं है जैसे इसमें है कि भाई ये कर लिया तो सेक्शन बी क्लियर हो गया। चॉइस बहुत है ना, 2 आउट ऑफ 6। जी जी जी। A1 में वैसे इतना होता है कि अगर माइक्रो के इलास्टिसिटीज यूनिट 4 और 3 यूनिट्स कर लो अच्छे माइक्रो के, तो आपका सेक्शन बी क्लियर है, और अगर 3-4 यूनिट सेक्शन ए के अच्छे हो जाएं, सेक्शन ए क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ इलास्टिसिटीज करो बहुत अच्छी, और मैक्रो बहुत अच्छी कर लो, क्योंकि इससे सेक्शन ए बी दोनों अच्छे हो जाते हैं।
ठीक है सर। मैंने बहुत ही ब्रीफ से नोट बना के दिए हैं मैक्रो के, आपने वो ले लिए हैं उनसे फोटोकॉपियर से कि नहीं? माइक्रो मैक्रो दोनों के एएस के नोट्स आपके फोटोकॉपियर के पास मौजूद हैं। सर मैं सुबह लेता हूँ। ग्रेट, एएस के भी और A2 के मेरे आपके पास पड़े हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं आपके। मैं ले आऊँ कल आपकी कॉपी? कल अगर स्कूल में एएस हो तो मैंने आना है कुछ 11:30 बजे, तो आप मुझसे ले लेना, ठीक है ना? सर क्लास कल में हमारा आप एएस का टेस्ट कब होगा सर? एएस का टेस्ट भी है और A2 का आप कब दे रहे हैं मुझे ये बताएं आप। सर A2 वाला उस दिन हमने दिया तो था। आपने दिया था? ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। आई थॉट आई फॉरगॉट कि आप आ गए थे, लेट आए थे ना थोड़े से। जुमे के दिन आपने दे दिया था, ठीक है? और सर ये सुबह वाला टेस्ट किस टाइम होगा? 11:30 बजे क्लास है बेटे, 11:30 से 1 आपका टेस्ट है। मैं निकल जाऊंगा 12:30, आखिरी आधा घंटा आपको इन्विजिलेशन दे के मैं निकल जाऊंगा। ठीक है सर। ओके, अब देखो नंबर 6 क्वेश्चन, मेरे नोट्स के दूसरे यूनिट में मैक्रो के ये दोनों क्वेश्चंस थरोली आंसर्ड हुए हुए हैं। किसी बच्चे को कोई इसमें कंफ्यूजन आ रही हो? बताइए मुझे, आर यू एबल टू फाइंड दीज, या मैं दिखा दूं जल्दी से कहाँ नोट्स में पड़े हुए हैं? यार कुछ तो बोलो बच्चों। सर रिपीट करें, आप क्या कह रहे थे? क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए एंड बी दोनों यूनिट 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से हैं और दोनों के थरो आंसर्स मेरे नोट्स में बी का क्वेश्चन फॉर्म में और ए का सिलेबस फॉर्म में और एंड पे क्वेश्चन एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है। सो यू थिंक यू कैन डू इट? सर देख के कर लेंगे। देख लें, ये कर लें बेटे। 8 क्वेश्चन जो मैक्रो के दिए हैं, देखो 7A भी एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया हुआ है। एक्सप्लेन द केन्जियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज क्लास लंबी हो रही है तो मैं भी ये नहीं करवाऊंगा। मैं आपको कल तुम्हारी नहीं, परसों की क्लास में 6A एंड बी 7A एंड बी थरोली करवा दूंगा और उसके बाद वाली क्लास में इसका सेक्शन ए 2 से 3 दिन लग जाते हैं इसको, बस ये सेक्शन ए करवा दूंगा। ये पूरा पेपर आपका समर का बहुत अच्छी सर तरह हो लेकिन एक जाएगा। बार रोड मैप आज ही भेज दें ताकि एक बार रोड पता मैप लग तो जाए मैं कि आपको आज ही भेज रहा हूँ, टॉपिक। मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है? वो तो हर साल सेम भेजता हूँ, उसमें मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई चलो मसला नहीं ठीक है। है। तो I'll send that to you and that's it जी। I'll inshallah see you all day after tomorrow। अच्छा, टाइमिंग थोड़ी सी मेरे साथ बात कर लें। मेरा आजकल एल्मा ऑफ है, तो आप लोग तो अब घर ही रहोगे, तो 12:30 ऑनलाइन ज्वाइन करोगे या कैंपस में, मुझे जहाँ पे मर्जी दिल करता है। 12:30 मैं लिंक भी भेज दूंगा और क्लास में आपकी बैठ के पढ़ा रहा हूँ एट द कैंपस। सो 12:30 मेक सेंस या किसी का क्लैश है? ये थोड़ा सा बता दें। 12:30 ऑन ट्यूसडे। ठीक है सर। सर एक मिनट से टाइम देखें देखें प्लीज, आपके सब्जेक्ट्स डिफरेंट है, अजहर का भी शायद कोई इशू है। मैं आपका सारे हफ्ते का टाइम टेबल, जब तक एल्मा ऑफ है ना, मैं ज़रा जल्दी क्लासेस कर सकता हूँ ताकि मैं भी घर ज़रा टाइम पे पहुँच जाऊँ। सो अगर 12:30 समझ आता है, मेरे ख्याल में अजहर की 1 o'clock तक बिजनेस थी, लेकिन चले मैं मैसेज करता हूँ, सब बच्चे मुझे जवाब दे दें ताकि सबको क्लियर हो जाए। सर मैथ्स कि हाँ, आपका भी था, कितने बजे तक है आपका मैथ? सर 1 to 2। 1 to 2। ओ माय गॉड, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। ओके, सर 1 to ट्यूसडे की 2। बात कर रहे हैं ना आप? ट्यूसडे की जी जी सर 1 to 2 मैथ्स की क्लास। 1 to 2 मैथ की क्लास है। हाँ, एनीबडी एल्स टेकिंग दैट मैथ क्लास? रिदा? यस सर। You're also taking that class. Okay, okay, okay. चलें इसको फिर, इसका हाँ ट्यूसडे हम नहीं कर सके थे लास्ट टाइम भी, तो ट्यूसडे अपने स्केड्यूल के मुताबिक 2 to 3 रखते हैं। मुझे बताइए वेंसडे का। सर वी कैन डू इट मॉर्निंग अगर आप 9 to 10 करना चाहें। नहीं, 9 to 10 तो मेरी क्लासेस है बेटे, बाकी को स्कूल्स ऑन है ना, ठीक है? सिर्फ एल्मा ऑफ है। ठीक है सर। तो मुझे ये बताइएगा कि वेंसडे को आई विल बी फ्री एट 1:30 ऑनवर्ड्स। 1:30 में आपके कैंपस पहुंच सकता हूँ। सो मुझे बताएं 1:30 to 2:30 वेंसडे की क्लास में खल सबका क्लैश नहीं है, हमने एक दो बार ये क्लास पढ़ाई भी हुई है। नहीं सर नहीं है क्लैश। तो वेंसडे 1:30 मैं भी सारा ये स्केड्यूल आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ। ट्यूसडे 2 to 3, वेंसडे 1:30 और थर्सडे हमारा टाइम क्या होता है वैसे स्कूल में नॉर्मली? हमारा महल 2:40 के टाइम पे क्लास होती है, ऐसे ही है ना? यस सर। यस। तो वेंसडे को हम करते हैं, उसको ज़रा जल्दी करते हैं। ट्यूसडे थर्सडे को हम जल्दी करते हैं। मैं फारिग हो जाऊंगा, आपके स्कूल में ही होऊंगा एट 10:30 to 11:30,
यस 11:30 ऑनवर्ड्स आई एम फ्री। सो 11:30 आपको समझ आ रहा है ऑन थर्सडे। अब सोने के चक्कर में सर ये प्लीज बार ना ग्रुप कीजिएगा। में मैं भेज भेज लूंगा, दें मैं भेज रहा हूँ क्योंकि हम तो दो लेकिन जो 3 लोग मौजूद जा है मुझे इतना पाओगे। बता दो ताकि मुझे एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाए। थर्सडे 11:30 समझ आता है जो मौजूद है उनको? यस सर। फ्राइडे का वही टाइम जो हमारा होता है 10:20 टू 11:10, ओ सॉरी 11:20 टू 12:10, और थर्सडे सैटरडे का भी वही टाइम क्योंकि वो स्कूल्स ऑन है मेरे। ठीक हो गया जी। तो ओनली चेंजेस विल बी ऑन वेंसडे एंड थर्सडे। मैं भी ग्रुप में आपको टाइमिंग्स भेज रहा हूँ, प्लीज सारे रिप्लाई कर दीजिएगा। कुछ ना भी कर रहे हो तो आप एक आधा बच्चा एक्नॉलेज कर दीजिएगा, वो उससे ना बाकियों को भी होश आ जाता है। तो दैट इज इट जी, आई एम क्लोजिंग माई क्लास। आज से मैं आपकी वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर रहा हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप इसको एक्सेस कर सकें